क्या आपने भी कभी ये सोचा है कि डीजी खां सीमेंट में अगर आप 17 साल पहले एसआईपी शुरू करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो आज आपका टोटल कितना रिटर्न होता? आपको हर साल ये कंपनी कितना डिविडेंड देती, कितना बोनस देती, कितनी स्प्लिट अनाउंस होती, कितना हमें एनुअलाइज रिटर्न मिलता, कितना हमारा टोटल डिविडेंड बन जाता, कितना हमारा डॉलर में रिटर्न होता, कितना हमें टैक्स पे करना पड़ता? कंप्लीट तफसील होगी इस वीडियो में। चले शुरू करते हैं, चलते हैं एक्सेल शीट में। जी, तो शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें आप जान लें कि ये जो मैंने प्राइस सेलेक्ट की है, ये मैंने उस साल की हाईएस्ट प्राइस सेलेक्ट की है। फॉर एग्जांपल 2009 की, 10 की, 11 की। और दूसरे नंबर पे हम हर साल एसआईपी करेंगे 1 लाख रुपए की 1 जनवरी को, ठीक है। और प्राइस हम सिलेक्ट करेंगे उस साल की हाईएस्ट, ताकि हम एक वर्स्ट केस सिनेरियो क्रिएट कर सकें कि अगर हम इस शेयर को हर साल टॉप पर परचेज करते जाएंगे तो हमारे पास टोटल कितना रिटर्न आएगा, ठीक है जी। और दूसरी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। शुरू करते हैं 2009 में। फॉर एग्जांपल हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 42.25 हाईएस्ट प्राइस थी 2009 में, और हमें शेयर मिलते हैं 2367। नो डिविडेंड नो बोनस। 2010 में भी ये कंपनी हमें कोई डिविडेंड कोई बोनस नहीं देती। हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, 34.2 हाईएस्ट प्राइस है। इसी तरह 2011 में दोबारा हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, 32.3 हाईएस्ट प्राइस है। शेयर हमें मिलते हैं 3096। नो डिविडेंड नो बोनस। 2012 में दोबारा हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, 55.71 हाईएस्ट प्राइस है। 1795 हमें शेयर मिल जाते हैं। टोटल शेयर हो जाते हैं 10,182। और 2012 में 1.5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से हमें डिविडेंड मिलता है, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 15,000 रुपया। इसी तरह 2013 में दोबारा हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, 96.9 हाईएस्ट प्राइस है। 1032 हमें शेयर मिल जाते हैं। टोटल हमारा डिविडेंड हमें मिलता है 2013 में, वो मिलता है 33,000 रुपये का, 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से। और शेयर हमारे पास होते हैं टोटल 11,214। इसी तरह 2014 में दोबारा हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, 113 हाईएस्ट प्राइस होती है, 880 हमें शेयर जो है वो मिल जाते हैं। और टोटल शेयर हो जाते हैं 12,094। 2014 में ये कंपनी 3.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है 42,000 रुपया। इसी तरह दोबारा हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, 164 हाईएस्ट प्राइस है 2015 में, और शेयर हमें मिलते हैं 609। 2015 में हमारे पास टोटल शेयर हो जाते हैं 12,703। 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से हमें डिविडेंड मिलता है 2015 में, जिसकी वैल्यू बनती है 63,000 रुपया, जो कि हम डिविडेंड के मद में बैंक अकाउंट में रिसीव कर लेते हैं। जितने भी डिविडेंड हैं वो हम बैंक अकाउंट में ही रिसीव करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जितने भी डिविडेंड होते हैं वो बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफ़र किए जाते हैं। 2016 में दोबारा हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, 224.3 हाईएस्ट प्राइस होती है, 446 हमें शेयर मिलते हैं। 2016 में टोटल हमारे पास शेयर हो जाते हैं 13,149। और 6 रुपये पर शेयर के हिसाब से हमें डिविडेंड मिलता है, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 78,000 रुपया। इसी तरह 2017 में दोबारा हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, 250.4 हाईएस्ट प्राइस होती है, 399 हमारे पास शेयर आ जाते हैं, 13,548 टोटल शेयर हो जाते हैं। और 7.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से हमें डिविडेंड देती है ये कंपनी 2017 में, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 1 लाख रुपया टैक्स के बगैर। इसी तरह 1 लाख रुपए हम इन्वेस्ट करेंगे, 173.99 हाईएस्ट प्राइस होती है, 575 तकरीबन हमें शेयर मिल जाते हैं। और हमें जो टोटल शेयर हो जाते हैं वो 14,123 हो जाते हैं हमारे पास। 2018 में ये कंपनी दोबारा 4.25 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है 60,000 रुपया। सिमिलरली 1 लाख रुपए हम इन्वेस्ट करेंगे 2019 में, 101 हाईएस्ट प्राइस होती है, 985 हमें शेयर मिलते हैं। टोटल शेयर हो जाते हैं 15,108। 2019 में भी ये कंपनी हमें 1 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 15,000 रुपया। इसी तरह दोबारा हम 2020 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, 118.95 हाईएस्ट प्राइस होती है, 841 हमें शेयर मिल जाते हैं। नो डिविडेंड नो बोनस। 2021 में दोबारा हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, 143.51 हाईएस्ट प्राइस होती है, 697 हमें शेयर मिल जाते हैं। 2021 में ये कंपनी एक डिविडेंड अनाउंस करती है 1 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 16,000 रुपया। इसी तरह
2022 में हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, 85.49 हाईएस्ट प्राइस होती है, 1170 हमें शेयर मिल जाते हैं, टोटल शेयर हो जाते हैं 17,816। तो 2022 में भी ये कंपनी 1 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 17,000 रुपया। तो आप देख रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे किस तरह ये कंपनी हमें डिविडेंड दे रही है और हम हमारे शेयर जो है वो किस तरह ज़्यादा हो रहे हैं। इसी तरह 2023 में दोबारा हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, 84.55 हाईएस्ट प्राइस होती है, 1183 हमें शेयर मिलते हैं। इस साल भी नो डिविडेंड नो बोनस। 2024 में दोबारा हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, 112.39 हाईएस्ट प्राइस होती है, 890 हमें शेयर मिल जाते हैं। 2025 में यहाँ पे भी 2024 में नो डिविडेंड नो बोनस। 2025 में दोबारा 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, 275 हाईएस्ट प्राइस है, 363 हमें शेयर मिल जाते हैं। और 2025 में ये कंपनी हमें एक डिविडेंड देती है 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 40,000 रुपया। और टोटल शेयर हो जाते हैं हमारे पास 20,252। तो यहाँ तक तो बात होगी हमारी 2009 से लेके 2026 तक इस कंपनी ने हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कितना डिविडेंड दिया है। बोनस कोई नहीं दिया, सिर्फ डिविडेंड ही दिया है, वो भी कुछ साल दिया है कुछ साल नहीं दिया। तभी हम बात करेंगे रिटर्न समरी की कि टोटल हमारे पास कितना रिटर्न आता है। तो रिटर्न समरी हम शुरू करेंगे 2009 से लेके 25 फेब 2026 तक। तो शेयर हमारे पास हो जाते हैं टोटल 20,252। 25 फेब को प्राइस है 213। आप जब वीडियो देख रहे होंगे तो ये प्राइस हो सकता है चेंज हो जाए। तो हमारे पास टोटल रकम आती है तकरीबन 43 लाख, इन दोनों की वैल्यू जो है। तो कॉस्ट यानी हमारा जो इन्वेस्टमेंट पे कॉस्ट आया है वो कितना आया है 17 लाख रुपया, क्योंकि हम हर साल 1 लाख रुपए की एसआईपी कर रहे हैं। तो इस सूरत में हमें हमारे जो कॉस्ट आई है वो टोटल आई है 17 लाख की। तो अनरियलाइज प्रॉफिट हमारे पास कितना आ गया जी, तकरीबन 26 लाख रुपए का, 154%। डिविडेंड की मद में हमने टोटल कितनी रकम ली है, 4,85,000, जो कि बनता है 28%। तो टोटल गेन हमारे पास कितना आ गया, 31 लाख रुपए का, 182%। एनुअलाइज रिटर्न है 12%, 12.10%, जो कि जिसको हम XIRR भी बोलते हैं। इसी की बेसिस पे आप सेम सेक्टर में दूसरी कंपनियों के साथ, दूसरे सेक्टर में दूसरी कंपनियों के साथ, या दूसरी एसेट क्लास के साथ इस शेयर को कंपेयर करेंगे लॉन्ग टर्म में। तो ये है 12.10। यूजली 12% या इससे ज़्यादा या 15% कंपनीज अच्छी कंसिडर की जाती हैं। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं बाकी शेयर के साथ या सेक्टर के साथ। तो यहाँ तक तो बात होगी बगैर टैक्स की। अभी हम टैक्स की बात करेंगे। तो डिविडेंड हमने लिया 4,85,000 का, तो टैक्स हमारा कटा तकरीबन 72,000 रुपये का 15% के हिसाब से। तो आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बचती है 4,12,000 रुपया। कैपिटल गेन की मद में हमने लिया 26 लाख रुपया, टैक्स हमारा कटा 3,92,000 रुपया 15% के हिसाब से। और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बचती है 22 लाख की। तो PKR में टोटल हमारा पैसा आ गया विदाउट टैक्स 31 लाख रुपया। टैक्स हमने पे किया 4,65,000 रुपया। आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बचती है 26 लाख रुपये। यहाँ आपने एक चीज़ नोट कर लेनी है कि मैंने CDC की फ़ीस, NCCPL की फ़ीस और ब्रोकर का कमीशन ऐड नहीं किया। और दूसरे नंबर पे ये जो 15% टैक्स है ये मैंने एज्यूम किया हुआ है। ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपने शेयर कब परचेज़ किया है और उस साल टैक्स की क्या वैल्यू है। लॉन्ग टर्म में कैपिटल गेन टैक्स 0 हो जाता है। शर्त यह है कि आपने जो शेयर है वो कब परचेज़ किया है, किस साल परचेज़ किया है और उस साल FBR की क्या पॉलिसी थी। लेकिन हमने 15% ही अज्यूम किया है कि हम इसे 15% ही देंगे, जैसा कि मौजूदा फ़िलहाल चल रहा है कि अगर आप शेयर को बाय करेंगे तो जब भी सेल करेंगे आपको टैक्स देना पड़ेगा। पहले ऐसे ही था, लॉन्ग टर्म में ये 0 हो जाता था। हर साल ये चेंज होता रहता है, तो इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, इग्नोर नहीं भी कर सकते। तो यहाँ अगर डॉलर में रिटर्न, टोटल हमारी कॉस्ट आई 17 लाख की, डॉलर कॉस्ट आई 13,175। ये कैसे आई है, ये देखें, हर साल हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो उसके इक्वलेंट जितने डॉलर बनते थे वो मैंने यहाँ पे लिख लिए, क्योंकि डॉलर की जो प्राइस है वो हर साल चेंज होती जा रही है। ठीक है, तो ये मैंने एज्यूम किया हुआ है। तो ये देखें 2025 में हमारे पास 278 रुपये डॉलर की प्राइस थी और 359 हमारे पास डॉलर में इन्वेस्टमेंट आ गई। तो टोटल हमारे पास आ गया 13,175 डॉलर में कास्ट। और टोटल गेन आ गया हमारे पास 11,164।
जो कि बनता है 85% परसेंटेज में। ठीक है जी। ये गेन कैसे है, ये जो टोटल गेन पीकेआर में है इसको हमने कन्वर्ट कर लिया है 278 के हिसाब से डॉलर। इन्फ्लेशन को इसमें मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री की प्राइसेस की। ठीक है, अगर हम बात करेंगे फ्यूचर की प्राइस की तो फिर हमें ज़रूर इन्फ्लेशन को ऐड करना चाहिए ताकि हमें परचेजिंग पावर का पता चल सके फ्यूचर में आज के हिसाब से। तो यहाँ तक हमने बात की कि किस तरह इस शेयर ने 2009 से लेके 2026 तक हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कितना रिटर्न दिया है, कितना डिविडेंड दिया है और टोटल हमारा कितना डिविडेंड बनता है, कितना हमारा कैपिटल गेन बना, टोटल कितना गेन बना, टोटल एनुअलाइज रिटर्न कितना बना, टैक्स हमने कितना पे किया और डॉलर में हमारा कितना रिटर्न बना। यहाँ आप एक बार नोट कर लेंगे, ये जो प्राइस है ये मैंने उस साल की हाईएस्ट प्राइस जो है वो सिलेक्ट की है। आपकी अगर बाइंग प्राइस कम होती जाएगी जितनी, आपका टोटल गेन बढ़ता जाएगा। ये बात आपने जहन में रखनी है क्योंकि हमने ये जो केस स्टडी की है ये की है कि हमने हर साल शेयर की जो प्राइस है वो टॉप पे ली है। ठीक है, तो आप अगर इस एसआईपी को वीकली पे ले जाते हैं, मंथली पे ले जाते हैं या बाई एनुअली, या आप टेक्निकल एनालिसिस करके खुद शेयर को बाय करते हैं जब वो लो प्राइस पे होता है, तो आपका रिजल्ट डेफिनेटली बहुत ही अच्छा आएगा इसकी निस्बत। ठीक है, तो इस केस स्टडी करने का पर्पज़ ये था कि आपने शेयर को बाय करना है, हमेशा कोशिश करनी है कि जब वो लो प्राइस पे हो। ठीक है, लेकिन आप इसको इस तरह भी ले सकते हैं, अगर अगर हम हर साल हाई प्राइस पे भी इसको बाय करते जाएंगे तो हमारा रिजल्ट इससे मिलता जुलता ही आएगा। अगर कंपनी के फंडामेंटल चेंज ना हो, सेम सेम टाइप के रिजल्ट आए फ्यूचर में भी, अगले 17 सालों में भी, तो इसका आपका भी रिटर्न इसी से मिलता जुलता ही होगा। ठीक है, तो आपने इसको कैसे बढ़ाना है, आपने बाइंग प्राइस को, जो प्राइस है बाइंग की वो कम करते जाना है। ठीक है, यानी आपने एसआईपी को मज़ीद जो रिफाइन करना है, आपने उस वक्त शेयर को परचेज करना है जब उसकी प्राइस डाउन में हो, या वीकली एसआईपी शुरू कर लें, मंथली कर लें, बाई एनुअली कर लें, डिपेंड करता है। लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो में भी आपका ऐसा ही रिजल्ट आएगा, शर्त यह है कि सेम पे आउट हो फ्यूचर में भी। तो ये थी केस स्टडी। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे।